हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं या गतिकी। तो क्या होता है इसका परिभाषा शुरू करते हैं। परिभाषा आप जानते हैं कि इसका वेग क्या होगा, r अभिकारक के प्रथम घात यानी एक घात के समानुपाती होगा। तो वही लिखेंगे वह अभिक्रियाएं जिसके अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती हो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। इस तरह भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब समझदारी की बात है, यानी कि जरूरी है कि हर परिभाषा में कहते हैं कहलाता है, ये सब लिखना जरूरत नहीं है। ये लिखना भी एक तरह से रटा रटोल वाली चीज हो जाती है। समझदारी कहता है कि आप उस बातों को एक अपने समझ से बता दें, वो भी काफी ठीक। इसीलिए समझदारी के अनुसार आप इस तरह भी बोल सकते हैं। तो यही वाली बात मैंने लिख दिया। अब जैसे ये अभिक्रिया है R∗P, ये अभिकारक है, उत्पाद बन रहा है। आप इसका R कैसे लिखेंगे? R बराबर K, अभिकारक की सांद्रता R का घात कितना होगा 1, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा। या आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, dR/dt भी लिख सकते हैं, और ये माइनस में रहेगा। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में बताया है मैंने कि चूंकि अभिकारक के ही सांद्रता में परिवर्तन का दर होता है, कोई भी अभिक्रिया का वेग उत्पाद से लेन देन नहीं होता। तो क्या करेंगे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर लिख देते हैं। चूंकि ये हमेशा घटता है इसलिए माइनस लगा देते हैं। और इधर क्या है KR, 1 दिखाइए चाहे मत दिखाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना होगा, वही दोनों तरफ समाकलन करना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का गतिकी मतलब समाकलित वेग समीकरण लाना है। शून्य कोटि का तो निकाल दिया हम लोग पिछले वीडियो में, अब इसका निकालना है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि ये जो R है और ये R दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसको इधर ले आएंगे और T इधर भेज देंगे T को। तो या हम लिख देंगे, या माइनस को भी इधर ही भेज देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे dR/R, इस वाले R को हमने नीचे ले आया, इधर -K dt हो गया। माइनस को भी इधर ले आए, K था, ये dt इधर आ गया। अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर डायरेक्ट लिखते हैं। क्या करते हैं समाकलन में कि इस तरह का चिन्ह बनाते हैं, इसको कहा जाता है समाकलन का चिन्ह। dR है भाई, फिर R है नीचे, फिर -K नियतांक है, जैसे बाहर हो जाएंगे। इस समाकलन के चिन्ह के अंदर कौन आता है, केवल इस राशि में परिवर्तन हो रहा है वही केवल अंदर आता है। अब क्या करेंगे, सीमा लेंगे। इसका सीमा कहाँ से होगा, तो t बराबर 0 समय पर, समय अगर 0 हो तो अभिकारकों की सांद्रता शुरू में R0 माना जाता है, यानी शुद्ध अवस्था में अभी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर समय अगर t हो जाए, किसी समय t हो जाए, तो यहाँ पे परिवर्तन, मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता बदल गया R और R हो गया, यानी ये अंतिम सांद्रता कितना बचा। अब ये दोनों क्या होते हैं इस बारे में मैं लिखवा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप समझते हैं, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, अब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ, उसको समझिएगा ध्यान से कि जो log x होता है, log नहीं dx बटा x कर दीजिए बटा x, या आप इसको इस तरह ध्यान दे सकते हैं कि 1/x का समाकलन क्या होगा,
1/x का x dx का समाकलन क्या होगा? तो 1/x का समाकलन होता है ln x, ठीक, या log, इसको log भी कहते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं बराबर में log e x, या आप इसका मान लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10x। तो 1/x का समाकलन होता है log e x होता है, ठीक, या ln x होता है, या 2.303 log बेस 10x होता है। तो इनमें से हम इसका ज़्यादातर एनसीईआरटी ने इसका प्रयोग किया है, आप इसका भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इस बात को आप मन में रखिए, ठीक, समझने के लिए आप परीक्षा में लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है, इसको समझाने के लिए मैंने बताया। अब वही काम यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये 1/r है यहाँ पे और dr है, 1/r dr, 1/r का क्या हो जाएगा ln r हो जाएगा, या ln r, ln ही लेंगे, बाद में इसको इसमें बदल देंगे, ठीक। ln r ले लिए, इसका सीमा कहाँ से कहाँ तक है, r0 से r तक है। जो भी सीमा यहाँ पे लेंगे वो इसके ऊपर कोष्ठ लगा के दिखा सकते हैं, ठीक ना, बराबर माइनस के बाहर है। dx का समाकलन क्या होता है पहले बताया था मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए dx केवल, इसका समाकलन क्या होगा, केवल x हो जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा t हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब आगे हल करेंगे, क्या करते हैं, एक बार ये वाला लेते हैं, फिर माइनस करके ये वाला लेते हैं, नीचे वाला, है ना। इसके बारे में पिछले वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे लिखिए ln r माइनस, फिर एक बार ln r0 लेंगे, r0, फिर यहाँ पे भी उसी तरह माइनस के है, एक बार t लेंगे तो एक बार -0 करके लेंगे। आगे हल कीजिए, क्या बचेगा, ln r माइनस ln r0, या r0 कहिए, और ये माइनस के, और ये 0, t में से 0 घटेगा t बचेगा, के t हो जाएगा माइनस के t। अब इसको इधर भेज देते हैं तो हमें एक समीकरण मिल जाएगा, या ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0। यहाँ पे एक हमें विशेष समीकरण मिल गया। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस के टी पीछे कर दीजिए और ln r0 को आगे कर दीजिए, तो या करके हम इस प्रकार लिख देंगे, ln r बराबर ln r0 माइनस के टी। तो ये भी एक व्यंजक, इसी मतलब आपको इस तरह भी देखने को मिल जाएगा, इस तरह भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक मेन व्यंजक है, तो इसको भी घेर देते हैं याद रखने के लिए। तो इस प्रकार भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये सब मेन नहीं है। अब एक है जो लास्ट में आएगा वही मेन है, चाहो तो आप उसे ही डायरेक्ट हल कर सकते हो लिख के, यहाँ से आप डायरेक्ट उसे ही लिख सकते हैं, तो एग्जाम में आप वैसे ही कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये y बराबर mx प्लस c को फॉलो कर रहे हैं, ये y का मान है, ये x का मान है, ये m का मान है, ये c का मान है, इसलिए इन दोनों को दिखाना जरूरी था। इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, या हम क्या कर सकते हैं, इसको ln को इस रूप में लिख सकते हैं, ln के बाद x है तो हम इसको 2.303 log x लिख सकते हैं ना। उसी तरह तो एक और समीकरण बनेगा, ln r को हम लिख सकते हैं 2.303 log r। बेस 10 दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो इसका मतलब बेस 10 ही होता है, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2.303 log r नॉट, ये माइनस के टी। तो यहाँ से भी एक नया समीकरण बनेगा, लेकिन इस तरह नहीं, इसको पूरी तरह से हल करेंगे।
2.303 में इसमें भाग करेंगे, ये गुणा में है, इधर ले आएंगे इसको, तो ये दोनों में भाग लगेगा ना, दोनों के नीचे आएगा तो ये कट जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा। तो लिख देते हैं। तो एक नया समीकरण और मिल गया हमें। यहाँ पे ये एक नया समीकरण क्या हो गया, log r बराबर log r0 या हाँ r0 बोलिए माइनस r0 भी बोल सकते हैं, KT बटा में 2.303। अब आगे बढ़ते हैं। इसका और नया समीकरण जो फाइनल होता है, जो एग्जाम में जरूरी होता है सिद्ध करना, ये सब आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो फाइनल लास्ट वाला आपको सिद्ध करना जरूरी है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से ये जो तीन जो मैंने आपको समीकरण दिखाया उसको ना करके आप डायरेक्ट इस समीकरण पे आ सकते हैं। वो समीकरण क्या है, इसको ले आइए इधर, तो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी के टी बटा में 2.3 बराबर, ये अपनी जगह पर रहेगा और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस। चलिए अब ध्यान से देखा जाए तो log a माइनस log b बराबर सूत्र क्या होता है, log a माइनस log b बराबर होता है log a बटा में b। ठीक, यहाँ पे x y भी ले सकते हैं, तो वही काम करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यह हो जाएगा KT बटा में 2.303 log r0 बटा में r हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देंगे ना, 2.3 को इधर भेजेंगे और t को भी इधर भेज देंगे, तो फाइनल हमारा ये बराबर क्या मिल जाएगा, 2.303 बटे t log r0 बटा r। यही हमारा फाइनल समीकरण है, यही मेन जो सिद्ध करना है। तो आप डायरेक्ट इसी को सिद्ध करते, यही मेन होता है। तो इसका भी ग्राफ यहाँ पे ये x का काम कर रहा है, ये x का, ये y का काम कर रहा है। ठीक, ग्राफ खींचेंगे हम, लास्ट में देखेंगे ग्राफ ही सबका। अभी देखिए कई सारे किताबों में क्या करता है कि इसके जगह पे a ले लेता है, स्मॉल a, अब बटा में a माइनस x ले लेता है। तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या 2.303 log a बटा में a माइनस x, यानी कि 100%, इसको 100% माना जाता है, 100%। और कितना कंप्लीट हो गया अभिक्रिया, मतलब 50% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना कैसे निकालेंगे, 100 में से घटा देंगे, जितना कंप्लीट हो गया उतना बचेगा। तो कोई अभिक्रिया मान लीजिए 60% कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 100 माइनस 60, तो 40% बचा। उसी तरह वही वाली बात यहाँ पे भी, ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे हम जानते हैं कि R क्या है, बचा हुआ सांद्रता है, तो 60 गया, कितना बचा, 40 बचा, तो यहाँ पे इसके जगह पे 40 लिखेंगे। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये भी दोनों आप उतार लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक, ये कैसे लिया गया, x क्या है, तो जितना कंप्लीट हुआ, और उसको मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बगल में, इसको समझने के लिए। ठीक, जैसे मान लीजिए R टेंस टू P बन रहा है, इसकी सांद्रता शुरू में A थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अंतिम सांद्रता घट गया, A में से x घट गया, तो बच्चे यहाँ पे कितना बना, x बना। तो वही वाला काम यहाँ पे किया गया, प्रारंभिक सांद्रता है और यह अंतिम सांद्रता यहाँ पे लिख दिया गया, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लीजिएगा, इसे लिखना होगा। तो अब एक और अन्य रूप है, उसको भी आपको दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे दूसरा अन्य रूप हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं ln r माइनस ln r0 बराबर माइनस KT होता है।
इसको हमने अभी ऊपर देखा। फिर यहाँ पे भी वही लॉग वाला फॉर्मूला, log a माइनस log b बराबर log a बटा में b। log ln का मतलब भी वही चीज़ होता है, लिख देते हैं यहाँ पे ln x माइनस ln y बराबर हो जाएगा ln x बटा y। तो यहाँ पे लिख देंगे या ln r बटा में r नॉट बराबर माइनस kt। अब आपने सुना होगा लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है, लॉग को इधर भेजने पर एंटी लॉग हो जाता है। ठीक, तो एंटी लॉग कोई भी चीज़ होता है इधर वो उसका घात बन जाता है एंटी लॉग में। यहाँ पे ई का ये घात बन जाएगा माइनस kt, तो यानी कि या r बटा में r नॉट बराबर हो जाएगा ई पे पावर माइनस kt। एंटी लॉग के बारे में अध्याय 3 में भी कुछ बताया है मैंने, कैसे एंटी लॉग निकालते हैं। जो भी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या वो घात बन जाती है, और जो पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं वो भी घात बनती है, तो उसको भी हल करने का तरीका मैंने बताया है। ठीक, अब इसको r को इधर भेज दीजिए, तो r बराबर हो जाएगा हमारा r नॉट इंटू ई पे पावर माइनस kt। यहाँ पर एक हमें नया समीकरण मिल गया, ये भी एक समीकरण मिल गया। यहाँ पे ये y का काम कर रहा है, ये x का काम करेगा, ये वाला x का काम करेगा, और ये तो गुणा में है, ये x क्या कहा जाता है अंतःखंड का काम करेगा ये। ठीक, तो इसका भी ग्राफ हम लोग देखेंगे लास्ट में। अभी हम लोग क्या देखेंगे, सुने, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु देखेंगे, हाफ लाइफ। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु। तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु कैसे निकालते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग, चूंकि के बराबर क्या देखा हमने 2.303 बटे टी लॉग r नॉट बटा r था। टी को इधर भेज दीजिए, के को इधर ले आइए, तो यह हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2.303 बटे टी नहीं के लॉग r नॉट बटा r। अब ये टी हाफ हो जाएगा, इसको टी हाफ करना है, यानी कि यदि यहाँ पे लिखेंगे यदि टी जो टी है वो टी हाफ हो जाए, तो जो प्रारंभिक सांद्रता है ये वाला r, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी पहले का आधा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। कैसे हुआ ये, अर्धायु कहता है कि जिस समय पर जो अंतिम सांद्रता है वो पहले का कितना हो जाए, आधा हो जाए, यानी आधा कंप्लीट हो जाए अभिक्रिया, तो इसे कहा जाता है टी हाफ। जो समय लगता है उसे टी हाफ कहते हैं। तो वही पहले था r नॉट, जो उसका अंतिम सांद्रता बचा वो पहले का कितना बचा, आधा बचा, पहले का आधा। इस मान को यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे इसको रखेंगे और इसी जगह पे इसको रखेंगे, तो इसलिए हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 बटे के लॉग r नॉट की जगह पे वही रहेगा r नॉट ही, और नीचे ले वाले r की जगह पे हो जाएगा r नॉट बाई 2। अब ये दोनों कट जाएंगे और दो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या होगा, दो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 बटे के लॉग 2 हो जाएगा। अब लॉग 2 का मान रखेंगे, तो या करके लिखिए, या टी हाफ बराबर 2.303
बटे के लॉग 2 का मान होता है, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट 0.3010 होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, टोटल का करना पड़ेगा। इसका आंसर आता है, आप सब भी जानते होंगे, 0.693 आता है बटे के। तो ये हमारा हो गया टी हाफ। एक बात क्या पता चला कि जो शून्य कोटि का टी हाफ था वो प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट पे निर्भर कर रहा था या ए नॉट पे, लेकिन यहाँ पे जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका ग्राफ भी नियत होगा, इस बात को लिख देते हैं हम कि यह स्वतंत्र होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। ये लाइन VBI है। यहाँ से प्रश्न क्या आएगा कि सिद्ध करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ या अर्धायु काल उसके प्रारंभिक सांद्रता यानी अभिकारक के आरंभिक सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। इसे साबित करना है तो क्या करेंगे, यही काम करेंगे जितना ऊपर से किया हमने। पहले ये वाला लिखेंगे, तब ये, फिर सारी बातें कर डालेंगे, लास्ट में इतना लिख देंगे और ये वाला बात लिख देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है अर्धायु में हम 50% कंप्लीशन की बात करते हैं कि 50% कंप्लीट हो गया विक्रिया। अब एक आयु आता है, पूर्ण आयु या आयु काल, जिसमें हम 100% की बात करते हैं, तो उसे हेडिंग लगाते हैं आयु काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया का आयु काल कैसे निकालते हैं उसे देखेंगे। तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया R से P हो रहा है, 100% कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसका मतलब जो अंतिम सांद्रता होगा R वो क्या हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा। और जो समय है T, उस स्थिति में जो समय होगा 0, मतलब प्रारंभिक सांद्रता 0, अंतिम सांद्रता 0 हो जाएगा, और जो समय है T वो क्या हो जाएगा, T लाइफ टाइम हो जाएगा। लाइफ टाइम यानी पूरा समय इस मतलब कि अभिकारक की सांद्रता को ख़त्म होने में, पूरी तरह से 100% ख़त्म होने में यानी 0 होने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा T लाइफ। तो अब इसलिए जो हम T लिख रहे हैं, T बराबर 2.303 बटा के लॉग R नॉट बटा R, वहाँ पे हम 0 लिखेंगे अंतिम सांद्रता, या A माइनस एक्स कीजिएगा तो A 100 है और x भी 100 है, 100 घटेगा तो 0 आएगा। यहाँ पे इसको हम तब लाइफ बोलेंगे, T लाइफ बराबर तो अब किसी भी अंक में 0 से भाग देने पर मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है या अनफाइनाइट हो जाता है, यानी फाइनाइट। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया इनफाइनाइट होती है, मतलब कि कभी इसका अंत नहीं हो सकता, मतलब कभी ये पूरा नहीं हो सकता, अनंत होता है। मतलब अभी ऐसा नहीं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूरा कंप्लीट हो जाए, कभी कंप्लीट नहीं होता, हमेशा जलता ही रहता है, ये यही दिखाता है। ठीक, तो इसलिए हम लिख देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण यानी 100% नहीं होती, यानी हमने इसलिए यहाँ पे लिखा माना 100%, होता नहीं है 100%, माना है 100%, तब यहाँ पे साबित हो गया कि 100% नहीं होता है। इस बात को लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती, यानी 100% कभी भी नहीं होती, यानी 99% में घूमता रहेगा हमेशा, 100% नहीं हो सकता। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछ सकता है, ये भी VBI है कि अभिक्रिया क्यों जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूरी नहीं होती, ये साबित करें। तो ऐसे ही साबित करके दिखा देंगे।
ठीक। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ। प्रथम कोटि अभिक्रिया का विभिन्न स्थितियों पे क्या क्या ग्राफ हो सकता है उसको देखते हैं। चलिए हेडिंग लगाते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के ग्राफ में पहला ग्राफ हम लोग देखेंगे R बराबर के आर पावर 1 होता है। कोई भी हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो R बराबर क्या लिखेंगे, के अभिकारक की सांद्रता का घात 1 लिखते हैं ना, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इसका पहले ग्राफ खींचिए, कैसा इसका ग्राफ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे y-अक्ष, यहाँ पे लेंगे x-अक्ष, ये है y इधर रहेगा, ये है x इधर रहेगा। अब इससे देखा जाए तो समानुपाती है, सीधा सीधी है ना, मतलब नियतांक हटाएंगे तो r समानुपाती r हो जाएगा। इसका मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसका मान बढ़ता चला जाएगा, यानी 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो आगे बढ़ेगा, 2 आगे बढ़ेगा, है ना, यानी ग्राफ सीधा भागेगा, एक सरल रेखा। समानुपाती है तो कैसा होगा, सरल रेखा होगा, ठीक। और यहाँ पे अगर इसके ढाल की बात करें, इसका ढाल क्या होगा, यानी tan थीटा, तो यही के हो जाएगा tan थीटा। ढाल थीटा निकालेंगे ना, यहाँ से थीटा, जो भी थीटा निकालेंगे या यहाँ पे जो थीटा होगा वो हो जाएगा इसका क्या, ये के वाला ढाल बन जाएगा। मतलब कि जो भी x के साथ जुड़ा रहता है, आपने देखा होगा y बराबर mx प्लस c वाला ग्राफ, तो आपको याद होगा, आपने ग्राफ देखा होगा y बराबर mx प्लस c, x के साथ जो जुड़ा रहता है वही ढाल होता है, ठीक। तो यही ढाल बन गया, नियतांक है नहीं, क्योंकि अंतःखंड 0 है तो बात ही खत्म उसका, इसलिए यहाँ पर अंतःखंड नहीं आया c का मान। अब दूसरा ग्राफ देखेंगे, दूसरा कौन सा ग्राफ देखेंगे, लिख देता हूँ मैं। दूसरा ग्राफ हम लोग इसका देखेंगे, ये है y और ये है x, इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही काम करेंगे, एक होगा y अक्ष, एक होगा x अक्ष, यहाँ पे क्या रहेगा t और यहाँ पे रहेगा ln r। एक बार 0 रखेंगे मान t का, टोटल 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला, यानी किसी विशेष पॉइंट पर आएगा ln r, कुछ मान होगा जो कहीं पे आ सकता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे t का मान बढ़ाएंगे तो ये माइनस है, क्या करेगा, ग्राफ को घटाता चला जाएगा, है ना, ग्राफ को घटाता चला जाएगा, यानी इसका मान घटाता कम करता चला जाएगा, तो ग्राफ उस नीचे की ओर भागेगा, है ना, जाके सटा भी सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो ढाल होगा, ढाल tan थीटा, ये x के आगे जो जुड़ा रहता है वही ढाल होता है, माइनस के हो जाएगा, ठीक। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे या करके मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे आपको log r और log r0 माइनस KT बटा में 2.303 दिया रहा है, यानी इसी का ये वाला रूप, हाँ, पूरा लॉग सहित है। तो इस स्थिति में ग्राफ यही होगा, इस स्थिति में ग्राफ वही होगा, ग्राफ चेंज नहीं होगा। इधर t लेंगे, इधर ln r नहीं log r ले लेंगे, और यहाँ पे आएगा 0 रखने पर log r0 आएगा, और ग्राफ नीचे घटता चला जाएगा। और यहाँ पे जो ढाल होगा tan थीटा वो होगा माइनस के बटा में 2.303, बस यही बड़ी बात है। तो या तो माइनस के होगा, नहीं तो माइनस के बटा में इतना होगा, समीकरण जैसा दिया है वैसा, ठीक। अब तीसरा ग्राफ हम लोग खींचते हैं, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा वही
बाहर वाला कोण बनेगा, बाहर वाला कोण ही लेंगे, है ना। या तो आप यहाँ से इस तरह आप थीटा ले सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आप पूरा सटा के यहाँ से भी थीटा ले सकते हैं। बाहर वाला ही थीटा लेंगे, अंदर नहीं, ठीक। अब आगे देखिए तीसरा वाला ग्राफ। अब तीसरा ग्राफ इसका खींचेंगे हम लोग। यही मेन व्यंजक है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो इसमें पता करना होगा कौन एक्स है कौन वाई है, कि ये वाई है और ये एक्स है, ऐसा नहीं है, इसका कुछ अलग ही फंडा है। तो हमें क्या करना होगा, टी को इधर भेजना होगा, इसको इधर लाना होगा। मुख्यतः यही वाई है और ये एक्स है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है ना। तो समय एक्स है और ये वाई है। किस में परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में। ये तो नियतांक है, ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये तो नियतांक है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो वाई, किसके सापेक्ष हो रहा है, वो एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे log r0 बटा में r बराबर KT बटा में हो जाएगा 2.303। अब देखिए ये वाई एक्स हो गया और इसका ढाल भी हो गया K बटा में 2.303, है ना। और ये हमारा वाई का काम कर रहा है। ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे x के रूप में t रहेगा, y के रूप में log r0 बटा में r रहेगा। ग्राफ कीजिए, जैसे जैसे t बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधी समानुपाती है ना ऊपर। तो t एक बार 0 रखेंगे तो टोटल मान 0 हो जाएगा, ये भी। फिर 1 बढ़ाएंगे, ये भी एक बार बढ़ेगा, 2 बार करेंगे इसको, ये भी बढ़ता चला जाएगा। ये ग्राफ कैसा जाएगा, सरल रेखा। जैसे जैसे मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है, तो बीच में जो पॉइंट मिलेगा उसको मिलाने पर सीधा रेखा जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे ढाल की। तो यहाँ पे लिख देते हैं ढाल tan थीटा बराबर, या बराबर tan थीटा बराबर हो जाएगा K बटा में 2.303। x के साथ जो जुड़ा होता है, nt के साथ जो जुड़ा है वही ढाल हो गया, ठीक। अब चौथा ग्राफ खींचते हैं हम लोग। चौथा ग्राफ हम लोग t हाफ का देखेंगे। तो यहाँ पे ये y का काम कर रहा है और x का काम कौन करेगा, k ना, गलत, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। जिसमें परिवर्तन होगा उसी को चर राशि कहा जाता है, वही x होगा। तो इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये x नहीं है। तो देखिए क्या है, y का तो पता चल गया t हाफ है, क्योंकि यही है फलन। ये निर्भर किस पर करेगा, तो हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया में परिवर्तन किस में होता है, अभिकारक की सांद्रता में होता है, वो भी प्रारंभिक सांद्रता में, है ना। तो यही वाई एक्स का मान हो जाएगा। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा, या जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा। तो इसको वाई होना चाहिए, लेकिन ये वाई हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये आगे आया है वाई के रूप में। मतलब कुल मिला के है कि देखिए ये वाई हो गया और हम उसको आर के बीच में ग्राफ खींचना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, ये नियत है, ये नहीं बदलने वाला, है ना। यानी आर की सांद्रता कुछ भी हो, टी हाफ का मान हमेशा इतना ही रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला आर नॉट के मान से। मतलब मान लीजिए 0 था, तो मान लीजिए किसी बिंदु पर 0 पॉइंट ये इतना था, किसी बिंदु पर इतना था, 10 किए तब पर भी उतना ही रहेगा, 20 पे भी उतना ही रहेगा, 30 पे भी उतना ही है, 40 पे भी उतना ही है। मतलब कि एक समांतर रेखा ग्राफ कैसा होगा, x अक्ष के समांतर होगा, है ना। इसे नियतांक स्थिर मान का ग्राफ होता है, ठीक। आ रहा समझ में। इसे भी नोट कर लीजिए, सब ग्राफ भी आएंगे, सब एग्जाम में आएंगे। यहाँ से सवाल परीक्षा में एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक। अब हम लोग पांचवा ग्राफ देखते हैं। एक बात और यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर आप इसके ढाल के बारे में सोच रहे हैं तो ढाल होगा ही नहीं, क्योंकि कोई x राशि इसमें है ही नहीं, तो ढाल की बात ही नहीं।
ढाल हम उसकी बात करते हैं जब कोई भी रेखा झुकी हो, सीधी हो, एकदम झुका हो, लेकिन ये तो झुका है नहीं, समांतर है, तो इसका ढाल होता ही नहीं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग पांचवा ग्राफ खींचेंगे r बराबर के आर नॉट ई पावर माइनस के टी का। अब बात है कि ये आया कहाँ से, इसको थोड़ा समझ लीजिए। चूँकि आप ये जानते हैं कि r बराबर हमने अभी सिद्ध किया था पीछे आर नॉट ई पावर माइनस के टी। ठीक, चूँकि r बराबर क्या होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के आर पे पावर 1 होता है, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इस r के जगह पे इतना रख देंगे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा r बराबर के आर नॉट ई पे पावर माइनस के टी। तो ये भी एक आ सकता है कंडीशन। ठीक, अब ग्राफ खींचेंगे, कैसा जाएगा ग्राफ, ये हमने खींच दिया। यहाँ पे y का मान कौन है r, x का मान कौन है t, क्योंकि इसी में चेंज होता है ना। और इसका मान एक बार 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 घात हो जाएगा। अब किसी का भी घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, बात ही खत्म। क्या बचेगा केवल के आर नॉट बचेगा, किसी पॉइंट पर के आर नॉट बचेगा। आपने निचले क्लासों में पढ़ा होगा, यहाँ पे 0 लिखते थे, 10 लिखते थे, 20 लिखते थे, 30 लिखते थे, ये वाला भी वही चीज़ है। लेकिन बात है कि हम लोग जो पढ़ते हैं ऊपर क्लासों में तो व्यापक स्तर पे पढ़ते हैं, मतलब एक व्यापक स्तर पे कि शुद्ध लगे, बेकार मत लगे ग्राफ। क्योंकि परीक्षा में जो भी ग्राफ पूछा जाता है वहाँ पे 0, 2, 4 नहीं दिखाया जाता है ना, वो डायरेक्ट एक व्यापक ग्राफ पूछ लेता है। व्यापक मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 10, 20 का आंकड़ा अंतर हो सकता है, या माइनस में लिया जा सकता है, या 400, 500 का अंतराल लिया जा सकता है, इसीलिए इसको व्यापक ग्राफ कहा जाता है। ये सभी पर लागू हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका 0 हुआ तो के आर नॉट का मान कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, किसी बिंदु पे। बिंदु 400 का आंकड़ा हो सकता है, 500 हो सकता है, 10, 20 हो सकता है। ठीक, अब फिर आगे देखा गया कि जैसे जैसे टी का मान बढ़ाते हैं तो ये माइनस ग्राफ है ना, ये माइनस क्या करता है, ग्राफ को नीचे की ओर घटाता है। और ई क्या करता है कि कर्व लाता है। ई का ग्राफ हमेशा कर्व में रहता है, लेकिन टेढ़ा इस प्रकार। ठीक, तो ग्राफ कैसे चला गया, नीचे मुड़ गया। हाँ, यानी उत्पाद अभिकारक की सांद्रता घट रही है। वैसे भी समझ सकते हैं कि जो अभिकारक की सांद्रता है वो धीरे धीरे आर नॉट की सांद्रता धीरे धीरे घट रही है। पहले शुद्ध अवस्था में इतना था और धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता आर नॉट घट रही है, तो वक्र रूप में घट रही है। ठीक, आया समझ में बात। अब इसके ढाल की बात करेंगे तो ढाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ढलान के योग्य है ही नहीं, है ना, टेढ़ा हो गया, वक्र हो गया। यानी फिर भी हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे के टी के साथ माइनस के जुटा है तो ये ढाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ढाल की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्र हो चुका है। ठीक, और अब बात करते हैं अगले ग्राफ की। तो देखिए अब ग्राफ हम लोग इसी का खींचेंगे, तो छठवां ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। एक बात थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे कि टी के साथ जो भी जुड़ा रहता है वही ढाल बन जाता है। इसका ढाल निकल सकता है, किसी बिंदु पे निकल सकता है, इस पूरे वक्र का नहीं निकलेगा, लेकिन किसी बिंदु पे हम ढाल निकलना चाहें तो निकल सकता है। कैसे, इसका आंसर किताब में ही दिया है। यहाँ पे किसी बिंदु पे ढाल निकाल के दिखाया है, माइनस में होता है, यानी अभिकारक की सांद्रता घट रही है तो ढाल उसका माइनस में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ढाल बराबर, ढाल या tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे खींचेंगे, इस तरह बना लेते हैं। यहाँ पे अभी y का काम कर रहा है r यानी अभिकारक, और x का काम कर रहा है t। अब निश्चित है जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाएगी। पहले 0 रखते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा पूरा, और ये बचेगा आर नॉट, यानी किसी बिंदु पर आर नॉट आएगा मान,
जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती जाती है और इसमें वक्र आ जाता है, ठीक ना। ये जो ई का है, ई का ग्राफ हमेशा वक्र बनाता है, वैसे भी ध्यान रहे। तो अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी या कुछ वक्र रूप में घटेगी इस तरह। और ढाल की बात करेंगे तो माइनस के ही होगा, ठीक। तो ये उत्पाद नहीं, अभिकारक की सांद्रता का ग्राफ था। अब होता है कि उत्पाद की सांद्रता का ग्राफ भी आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, शुरू के दूसरे वीडियो में। हाँ, तो उत्पाद का भी ग्राफ खींचा जा सकता है। कैसे? तो उसे हेडिंग लगाते हैं। यहाँ पे उत्पाद की सांद्रता का ग्राफ खींचेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसका समीकरण बनाना पड़ेगा उत्पाद के लिए। अभी हम लोग जानते हैं कि R टेंस टू P हो रहा है, मतलब R अभिकारक है, उत्पाद में बदल रहा है T बराबर 0 समय पर, यानी जब शुरू समय था। तो यहाँ पे इसकी सांद्रता को हम लोग R0 मान रहे थे। R0 क्यों लगाया जाता है? शुद्ध अवस्था के लिए, पूरी अवस्था के लिए, कि अभिकारक की सांद्रता भी शुद्ध अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। और यहाँ पे इसकी सांद्रता 0 थी। T बराबर किसी समय T पर क्या हुआ? इसकी सांद्रता घटी। R0 में से मान लीजिए x घटा और ये x इसका बन गया। जितना घटेगा उतना ही बनेगा, हाँ, जितना कम होगा उतना ही बनेगा। अब क्या करेंगे? चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, R बराबर होता है R0 e - KT। अब ध्यान से देखें तो R का मान है R0, अभिकारक की सांद्रता हो गया, क्या हो गया? देखिए ये है अभिकारक, ठीक। और यहाँ पे अब अभिकारक की सांद्रता कितना हो गया? R0 - X हो गया, ठीक। इसको रख देते हैं। इससे क्या फायदा होगा? X का मान हमें मिल जाएगा, यानी P का सांद्रता मिल जाएगा। यहाँ पे रखिए या R0 - X बराबर, ये अभी अभिकारक की सांद्रता है तो उसी को रखते हैं। ये शुरुआती सांद्रता नहीं, ये अंतिम सांद्रता था, पूरा अंतिम सांद्रता। और ये बीच वाला सांद्रता, ये भी उसी तरह अंतिम सांद्रता ही है, इसीलिए e - KT। R0 देखिए ये इसी के जैसा है, इसको इधर लाते हैं, इस -x को इधर लाते हैं, प्लस हो जाएगा, यानी इधर x आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर ये इधर आएगा तो R0 कॉमन कर लेंगे, इधर आएगा तो -R0 हो जाएगा। इसको कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अच्छा पूरा कर देते हैं भाई, -R0 e - KT, ठीक। अब देखिए कॉमन क्या है दोनों में? R0 है, x बराबर हो जाएगा R0 और कोष्ट में आ जाएगा 1 - e - KT, ठीक। और ये x का सांद्रता P का सांद्रता है, तो हम इसके जगह पे P भी लिख सकते हैं। इसलिए P बराबर, P की सांद्रता बराबर R0 1 - e - KT। ये हमें मिल गया उत्पाद की सांद्रता का ग्राफ नहीं, समीकरण। इसका ग्राफ हम यहाँ पे आपको खींच के दिखाते हैं, यहीं पे खींच देते हैं। यहाँ पे y का मान P है और x का काम कर रहा है T। पहली बार T रखेंगे 0 तो ये टोटल मान 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटा 0 हो जाएगा टोटल, है ना। ये 1 बचा, ये 0 और टोटल 0 हो जाएगा, ठीक। यानी ये पूरा का पूरा P की सांद्रता 0 ही रहेगा, है ना। यानी शुरू समय में यानी T बराबर 0 के समय में अभी अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता कुछ है ही नहीं, 0 है। देख रहे हैं, बहुत बड़ा रहस्य छिपा है
इन ग्राफ में, समीकरण में। अब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, एक करते हैं तो ये ई क्या करता है, ई कर्व लाता है, ये जो माइनस एक कर्व लाता है, लेकिन यहाँ पे एक लगा है तो भाई ये मान घटता जाता है, एक में से घटता जाएगा, तो एक में से घटता जा रहा है और इसके साथ गुणा होता जा रहा है, तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। निकुल मिला के वैसे भी उत्पाद बनता जा रहा है, उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ेगी, लेकिन ई जो है हमेशा वक्र रूप में होता है, ई का ग्राफ, तो इसे वक्र कर देगा कुछ इस प्रकार, आगे जाके नियत हो जाएगा कांस्टेंट इस तरह। तो इसका भी ढाल क्या होगा, माइनस के ही होगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। ठीक, आ रहा समझ में? तो सारा ग्राफ मैंने मेन खींच दिए। अब जरूरी क्या है, अब उदाहरण देखेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण कौन कौन सा होता है। तो चलिए उसे हेडिंग लगाते। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे एथीन का हाइड्रोजनन, तो उसे लगा देते हैं हेडिंग में। एथीन का हाइड्रोजनन कैसे होता है, एथीन का सूत्र होता है C2H4 जो कि एक गैस रूप में होता है, और जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो यही हो जाता है हाइड्रोजनन और बन जाएगा C2H6, एथेन बन जाएगा। डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो इसका जो R होगा वो C2H4 का 1 घात होगा, एक नहीं दिखाते, तो ये बी प्रथम कोटि का, इसको याद कर लीजिए। दूसरा अस्थाई, जैसे मान लीजिए रेडॉन है, रेडियम है Ra, वो उसे अस्थाई नाभिक कहा जाता है, मतलब इनके नाभिक अस्थाई नहीं रहते। इसको समझा रहा हूँ मैं आपको डिटेल में, पहले लिख देता हूँ कि अस्थाई नाभिकों के सभी प्राकृतिक और कृत्रिम नाभिकीय विखंडन, उसको कहा जाए, उसमें वो भी जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया में आता है। लगाते हैं हेडिंग। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हेडिंग अस्थाई नाभिकों के सभी प्राकृतिक और कृत्रिम नाभिकीय क्षय। अस्थाई नाभिक क्या होता है, तो वर्ग 7 के जितने भी तत्व हैं, जितने नहीं कहेंगे, उसमें से अधिकतम तत्व जो भारी तत्व हैं वर्ग 7 में, वर्ग 7 नहीं, आवर्त 7 में, 7वें आवर्त में, पहला दूसरा तीसरा चौथा 7वां, लास्ट में 7वां जो आता है, उसके तत्वों के जो नाभिक अस्थाई है। मतलब 1900 आइंस्टीन के समय में ऐसा था, लोगों का, वैज्ञानिकों का मानना कि नाभिक स्थिर रहता है और केवल इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये मान्यता गलत हुआ जब पोलोनियम और यूरेनियम धातु का खोज किया मैडम क्यूरी ने, और उन्होंने बताया कि इन धातुओं का नाभिक जो है अस्थाई नहीं रहता, बल्कि ये भी आपस में टकराते रहता है और एक एनर्जी रिलीज करता है, जिस कारण से ये अंधेरे में भी चमकते रहते हैं। यूरेनियम हरे रंग का चमकता है, पोलोनियम सफ़ेद रंग का। ठीक, इनके पास अपना लाइट होता है। क्यों? क्योंकि इनका नाभिक अस्थाई नहीं रहता, इस कारण से। तो इनका भी जो प्राकृतिक क्षय हो या हम कराएं अपने हाथों से, उसे कृत्रिम कहा जाएगा ना। नाभिक पे आघात कराएं या प्राकृतिक रूप से हो, उस सब के सब किस में आ जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया में। जैसे आप ले लो रेडियम, वर्ग 7 का एक आवर्त, आवर्त 7 का एक तत्व है जिसका नाम है रेडियम। इसका परमाणु संख्या 88 होता है, द्रव्यमान होता है 226। इसका क्षय कराने पर क्या होगा कि 2 परमाणु वाला एक कण निकलेगा, 2 परमाणु संख्या वाला। और 2 परमाणु संख्या किसका होता है, हीलियम का, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 4। ठीक, शेष कितना बच गया, परमाणु संख्या 2 निकल गया तो 86 बचा। और 86 परमाणु संख्या किसका होता है, रेडॉन, Na का होता है। द्रव्यमान कितना निकल गया, 4, कितना बचेगा, 222 बचेगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है कि मतलब रेडियम इसलिए रेडियम है क्योंकि उसकी परमाणु संख्या 88 है। अगर हम किसी तरह से इसकी परमाणु संख्या 86 कर देते हैं तो ये रेडियम नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या बन जाएगा, रेडॉन बन जाएगा। यानी सोना इसलिए सोना है क्योंकि उसकी परमाणु संख्या 79 है। अगर हम उसको चांदी बनाना चाहते तो उसकी परमाणु संख्या हमें 46 करनी होगी, चाहे किसी तरीके से किया जाए। जैसे यहाँ पे 6 करके किया गया, तो जब 2 परमाणु उसमें से निकल गया तो हीलियम बन गया, और जब 86 परमाणु निकला वो बन गया रेडॉन।
यही सारा रहस्य है, परमाणु संख्या ही पूरे पदार्थों का रहस्य है। ठीक, इसी कारण से परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है पीरियोडिक टेबल को। परमाणु द्रव्यमान सही नहीं था जिसे हटा दिया गया। तो इसका भी आप R लिखिएगा तो क्या होगा, KR1 का पावर 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, N2O5 का अपघटन, उसे लगाते हैं हेडिंग। N2O5 एक गैस है, तो N2O5 गैस लिख दिए। अपघटन मतलब टूटना, तो तोड़ेंगे निकलेगा NO2, ये भी एक गैस है, और O2 ये भी एक गैस है। बैलेंस कर देंगे, 2 नाइट्रोजन है, 2 लगा दीजिए, और ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ से, और यहाँ से 6, यहाँ पे 5 ही है, तो 1/2 कर दीजिए, 2 का आधा 1 हो जाता है इस कदर। अब इसका भी आप R लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, KN2O5 का पावर 1। ठीक, प्रथम कोटि अभिक्रिया में सांद्रता घात 1 होता है। ठीक, अब चौथा देखेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड का वियोजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र होता है H2O2। ठीक, और इसका वियोजन करेंगे तो H2O बनेगा जल, और ऑक्सीजन गैस बाहर हो जाएगा। बैलेंस कर देंगे, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 इधर लगाते हैं 2, तो 4 ऑक्सीजन, इधर लगाइए 2, 4 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। अब इसका भी R क्या होगा, K H2O2 पे पावर 1, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देख लेते हैं आगे होगा अमोनियम नाइट्रेट का वियोजन, वो भी एक प्रथम कोटि का ही एग्जाम्पल है। अब अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो अमोनियम का सूत्र हो जाएगा NH4 और NO2, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। इसका वियोजन करेंगे तो हो जाएगा N2, NN बाहर निकल जाएंगे गैस बनकर, और H2 पानी भी बाहर निकल जाएगा। बैलेंस कर देंगे, 2 लगा देंगे, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया। हाँ, इसका R लिखेंगे तो KNH4 NO2 का पावर कितना हो जाएगा, 1। तो ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। और लास्ट एक और एग्जाम्पल है SO2Cl2 का वियोजन, इसको भी देख लेते हैं। SO2Cl2 का वियोजन करेंगे तो क्या बनेगा, SO2 गैस बाहर हो जाएगा और Cl2 गैस भी बाहर हो जाएगा। ये भी क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो SO2Cl2 का घात भी 1 होगा। तो सारे जितने भी मोस्ट VVI थे लिखवा दिया मैंने। अब ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, इसलिए सबको याद रखें, ज़्यादातर ऊपर वाले एग्जाम्पल्स याद रखें, क्योंकि ऊपर वाले एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब हम लोग आंकिक उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के व्यंजक पर कौन कौन से सवाल हल होंगे, तो हेडिंग लगाते हैं आंकिक। पहला आंकिक उदाहरण देखेंगे, लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 टूट गया NO2O2 में। इसमें 318 केल्विन पर N2O5 की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया है, 1.24 × 10⁻² मोल प्रति लीटर। इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो प्रारंभिक सांद्रता का मतलब R0 का मान दे दिया 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स, जो 60 मिनट के बाद 0.20 × 10⁻² रह गया। समय दे दिया T बराबर, यहाँ आप लिखते हैं T बराबर 60 मिनट। ठीक, मिनट में भी आंसर लाया जा सकता है या सेकंड में भी, मिनट में ही रहने देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, कितना रह गया अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता मतलब R। ठीक, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम होता है। कितना है, 0.20 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। क्या करना है,
वेग स्थिरांक की गणना k बराबर वाट। तो क्या जानते हैं, चूंकि k बराबर हम लोग जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 2.303/t log r0/r मान रख देंगे और जो आएगा वो k का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए 2.303, t का मान कितना रखेंगे 60 मिनट, log r0 का मान कितना है 1.24 गुणे 10⁻⁻2 बटे फिर r का मान कितना है 0.20 इंटू 10⁻⁻2। ये दोनों कट गए और ये 0.0 के बाद 0 का महत्व नहीं होता, पॉइंट के बाद तो केवल 0.2 ही होगा। ठीक, तो इस पे ध्यान मत दें। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 से भाग करेंगे, 2.30 log कटेगा 6 बार में, यानी आ जाएगा यहाँ पे 6.2। और चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स k का मात्रक, या मिनट है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, इसको हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक, अब log 6.2 का मान कैसे निकालें इसको हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको साइड से निकाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस तरह हम लिख देते हैं log 6.2, या हम इसको लिख सकते हैं log 62 गुणे 1। यहाँ पे पॉइंट का मतलब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा और 10 को ऊपर भेज के हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, यानी log a प्लस b हो गया। फिर क्या होगा log a यानी 62 प्लस log b यानी 10⁻⁻1। जो भी घात होता है वो आगे आ जाता है, log 10 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा log 62 प्लस माइनस 1 और log 10 का मान 1। खत्म कहानी। फिर log 62 कब निकालना है, इसको कैसे निकालें, चलो वो तो -1 आ गया, तब log 62 का हम लोग निकाल के देख लेते हैं इधर। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 गुणे 31। हम 31 को क्या कर सकते हैं, 31 को लगभग हम 32 के बराबर लिख सकते हैं, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे log 2 बराबर log 2 है पहले से, और यहाँ पे हम 2 पे पावर 5 रख देंगे, और ये 5 और ये घात 1 टूटेगा तो 6 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 6 आगे आ जाएगा, log 2 हो जाएगा। log 2 का मान जानते हैं आप लोग, पिछले वीडियो में मैंने बताया है 0.3010। इन दोनों का गुणा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे log 62 का मान आ जाएगा, गुणा करने पर 0 6 कम 6 0 6 3 18 यानी 1.8060, और यहाँ पे -1 है, घटेगा तो आ जाएगा 0.8060, इसी मान को रख देंगे। ठीक, ये लगभग मान है सर, मतलब ओरिजिनल मान नहीं है, और परीक्षा में हमेशा लगभग ही हम कोई कैलकुलेटर तो है नहीं कि एग्जैक्ट मान बताएंगे, तो हम लगभग ही मान लिखते हैं, टीचर सही पूरा नंबर देता है। रही बात ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देख के आप समझ जाएंगे कि लगभग कौन मैच करेगा चारों में से, इसीलिए इस मान को हम रखते हैं यहाँ पे 2.303/60, और log 6.2 का मान हम डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे, गुणे 0.8060। ठीक, अब इनका गुणा करना है, इसका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट गुणा करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.309, 0.0, यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं 0.0,
ना, ये वाला आंसर आएगा। इनका गुणा करने के बाद आप केवल दशमलव के बाद 3 स्थान तक ही लीजिएगा, बाकी मत लीजिएगा, उतना पे भी आंसर एकदम सटीक आ जाता है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान आपको दे रखा है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु t½ बराबर निकालना है, जो होता है 0.693 k होता है। k का मान रख देंगे और हल कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो बराबर हो जाएगा 0.693 बटे 5.5 इंटू 10⁻⁻14। अब ये ऊपर जाएगा, सेकंड इन्वर्स है तो ऊपर आके सेकंड हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻14 सेकंड, और ये भाग लगाइए 55 पॉइंट हटा के भाग कीजिए, इसका आ जाएगा 1.26। वैसे भी 55 एकम 55 जाएगा 6 9, फिर आगे 55 दूना के फिर 55 छक्का जाएगा। थोड़ा सा पास में ही लिख लीजिएगा, दूर दूर हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग आर्यनीय समीकरण के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।